तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डेटा ऑर्गेनाइजेशन, यानी डेटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा ऑर्गेनाइजेशन, पहले हम देखते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। देखिए, इफ़ यू हैव डेटा बट इट इज़ नॉट अरेंज प्रॉपरली इट बिकम डिफिकल्ट, कंफ्यूजिंग एंड ऑलमोस्ट यूजलेस। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर हमारे पास बहुत सारे डेटा पड़े हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स का डेटा है, स्टूडेंट्स के मार्क्स है 10, 20, 21, 15, ये कैसे भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या है, कैसे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। जैसे एक टेबल के फॉर्म में लाना पड़ेगा, या असेंडिंग ऑर्डर में हमें डालना पड़ेगा, या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। तो इसे ही क्या बोलते हैं हम? डेटा ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसे अरेंज नहीं करेंगे तो हम डेटा को प्रॉपरली समझ नहीं सकते हैं। हमारे ये किसी काम का फिर डेटा नहीं रहेगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे तो कोई काम का ही डेटा नहीं है। इसलिए हमें पहले क्या करना है? डेटा को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करना है। दैट इज वाई डेटा ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स इन डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हमें पहले डेटा को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करना यानी अरेंज करना। अरेंज करना कि टेबल के फॉर्म में, या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अरेंजिंग रॉ डेटा इन अ सिस्टमैटिक एंड मीनिंगफुल वे। रॉ डेटा जो हमारे पास होता है, अभी जो हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है 20, 21, 22, ये जो हमारे पास मार्क्स पड़े हुए, ये क्या है? ये रॉ डेटा है। रॉ डेटा क्यों है? मतलब कहाँ पर क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं पर भी कुछ भी लिख दिया गया है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? रॉ डेटा। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सके, उससे मीनिंग निकाल सके। टेबल के फॉर्म में भी हम अरेंज कर सकते हैं, बाकी हम आगे देखेंगे कौन कौन से फॉर्म में हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं, सो दैट इट बिकम्स इजी टू रीड, कंपेयर एंड एनालाइज। हम डेटा को ऑर्गेनाइज करना हमें क्यों ज़रूरी है? ताकि हम क्या कर सके? डेटा को सही से रीड कर सके, सही से कंपेयर कर सके, एनालाइज कर सके, एंड एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सके। इसलिए डेटा को क्या करना जरूरी है? ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा हेल्प्स इन टेकिंग बेटर डिसीजन एंड अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स क्लियरली। अगर हम डेटा को सही से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो क्या होगा? डेटा हमें अच्छे से समझ में आएगा, और अच्छे से समझ में आएगा तो हम क्लियरली उसे एक बेटर डिसीजन के लिए हम उस डेटा को यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉ डेटा वर्सेस प्रोसेस डेटा। डेटा ऑर्गेनाइज करने से पहले हमें ये दो चीज़ पता होना जरूरी है, रॉ डेटा क्या होता है एंड प्रोसेस डेटा क्या होता है। चलिए देखते हैं रॉ डेटा एंड प्रोसेस डेटा क्या होता है। रॉ डेटा क्या होता है? देखिए, रॉ डेटा इज द अनऑर्गेनाइज्ड एंड स्कैटर्ड डेटा दैट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम अ सोर्स। रॉ डेटा क्या है? ये एक अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है, यानी इसे सही से रखा नहीं गया, अनस्ट्रक्चर्ड है, कोई बनावट नहीं है इसका, कुछ भी हम कहीं पर भी कुछ भी रख दिया गया है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? रॉ डेटा कहेंगे। ये डायरेक्टली कलेक्ट करके कहीं रख दिया गया है। जैसे मैंने स्टूडेंट का मार्क्स कलेक्ट किया और यहाँ पर लिख दिया, अरेंज करके नहीं लिखा मैंने, कहीं पर भी कुछ भी लिख दिया, ये क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे रॉ डेटा। इट इज़ नो सॉर्टिंग एंड नो स्ट्रक्चर। ये क्या है? इट हैज़ नो सॉर्टिंग एंड नो स्ट्रक्चर, मतलब अभी क्या है, हमने कुछ भी डेटा लिख दिया है, मार्क्स से लिख दिया है, अभी ये ना सॉर्ट है ना कोई इसका स्ट्रक्चर है। सॉर्ट यानी ना असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा है, ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, और इसका ना कोई स्ट्रक्चर है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? रॉ डेटा। इसे हम बोलते हैं रॉ डेटा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स रिटर्न रैंडमली। स्टूडेंट का मार्क्स मैंने लिख दिया ऐसे ही, देखिए 25 लिख दिया, 45, 38, 67, 45, 89, 12, 45, 67, ये क्या किया है? मैंने ऐसे ही मार्क्स लिया और लिख दिया। ये शॉर्ट भी नहीं है अभी, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा गया है, और ये इसका एक सही से स्ट्रक्चर भी बना करके नहीं लिखा गया है, तो क्या कहलाएगा? रॉ डेटा कहलाएगा ये। ओके, दिस टेल्स नथिंग क्लियरली कंफ्यूजिंग, राइट। ये क्या कह रहा है? अभी हमें क्या पता चल रहा है? इसे कुछ पता नहीं चल रहा, हमें कुछ इससे पता नहीं चल रहा कि किसका क्या मार्क्स है, कैसा है, कौन फेल है, कौन पास है, कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा, तो इसे क्या बोलेंगे हम? रॉ डेटा। तो दिस डेटा टेल्स नथिंग क्लियरली, हमें इस ये डेटा से कुछ भी पता नहीं चल रहा है, और ये क्या है? हमारे लिए कंफ्यूजिंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस डेटा क्या होता है? ये भी ये देखिए, प्रोसेस डेटा क्या होता है? प्रोसेस डेटा इज अरेंज्ड, सॉर्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड सो दैट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सट्रैक्टेड। प्रोसेस डेटा का मतलब क्या होता है? प्रोसेस डेटा को हम अरेंज किया हुआ रहता है, ये पहले से क्या है? अरेंज किया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, अरेंज भी किया हुआ है, और ये सॉर्ट करके भी लिखा हुआ है। यानी
असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। जैसे मार्क्स जो लिखा हुआ था यहाँ पर 12, 25, 38, 45, 45, 45, 67, ये क्या है देखिए असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर, पहले 12 है, फिर 25 है, फिर 38 है, 45 है, 67 है, फिर 89, ये क्या असेंडिंग ऑर्डर में है। ये सॉर्ट करके लिखा गया है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, प्रोसेस्ड डेटा। अब इससे हमें तुरंत पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कितना है, 89 है, सबसे कम मार्क्स कितना है, 12 है। हमें देखते ही पता चल गया कि सबसे कम मार्क्स 12 है, सबसे ज़्यादा मार्क्स 89 है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, प्रोसेस्ड डेटा। ये सॉर्ट करके लिख दिया गया है। एंड ऑर्गेनाइज्ड, और प्रोसेस्ड डेटा और क्या हो सकता है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी लिखा हुआ हो सकता है। जैसे एक टेबल बना दिया गया है सही से समझने के लिए और उसमें डेटा लिख दिया गया है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्रोसेस्ड डेटा। इट इज़ मच ईजियर टू एनालाइज, इसे जांच करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, इसे एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जैसे अभी हमने देखा ये अरेंज किया हुआ है, हमें जांच करना इसे बहुत आसान है। हम देखते ही बता सकते हैं सबसे कम मार्क्स 12 है एंड सबसे ज़्यादा मार्क्स 89 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा रिप्रेजेंट करने का, डेटा ऑर्गेनाइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें से सबसे पॉपुलर जो डेटा ऑर्गेनाइज करने का तरीका है वो कौन सा है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। टेबल के फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू ऑर्गेनाइज डेटा इन टेबल्स, टेबल में डेटा ऑर्गेनाइज करने का सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका है टेबल अरेंज डेटा इन रोज एंड कॉलम। टेबल क्या होता है, टेबल के अंदर रोज होते हैं एंड कॉलम्स होते हैं, उसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दे रखा है, ये क्या है, एक टेबल है। अब इसमें क्या है, रोज है एंड कॉलम्स। अब रो कौन से, कॉलम्स कौन से, देखते देखिए ये क्या है, ये क्या कहलाता है, ये एक रो कहलाता है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल जो जा रहा है इसे क्या बोलेंगे हम, रो कहेंगे, इसे हम कहेंगे रो। और जो वर्टिकल जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, कॉलम कहेंगे। कॉलम कौन सा है, ये कॉलम है, ये एक कॉलम, दो कॉलम। तो इस टेबल में कितने कॉलम्स हैं, दो, ये दो कॉलम्स हैं और रो कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच रोज हैं। अब इस, तो टेबल में क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स होता है और उस रोज एंड कॉलम से हम डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे फर्स्ट कॉलम में क्या दे रखा है, स्टूडेंट का नेम दे रखा है। सेकंड कॉलम में क्या दे रखा है, स्टूडेंट का मार्क्स दे रखा है। अब इससे बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि आलिया का जो मार्क्स कितना है 45 है, अजय का मार्क्स कितना है 67 है। इससे बहुत आसानी से हमें समझ में आ रहा है, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। तो इसे क्या, तो ये हमने क्या कर दिया, एक डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया, कौन से फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, जिसमें क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स। जस्ट बाई लुकिंग एट द टेबल वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड हु स्कोर मोर और लेस। अब देखिए हम सिर्फ एक टेबल पर देख करके हम पता लगा सकते हैं कौन फेल है कौन पास है, कौन, किसने सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया है, किसने सबसे कम मार्क्स लाया है। क्योंकि हमें क्या है, एक ऑर्गेनाइज करके लिख दिया गया है, हमें अच्छे से समझ में इसे आ रहा है। हमें टेबल के फॉर्म में हम डेटा को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्या कर दिया हम, जैसे इसमें सबसे कम मार्क्स किसका है, विकास का है, सबसे ज़्यादा मार्क्स किसका है, विजय का है। तो देखते ही पता चल जा रहा है क्योंकि ये अरेंज करके लिख दिया गया है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या होता है देखिए, फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर वैल्यू अपीयर्स इन द डेटा सेट। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ कितने बार आया है किसी डेटा सेट में। जैसे ये एक डेटा है, अब इसमें 12 जो है वो कितने बार आया है, जितने बार भी आया है उसे क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, उसे क्या बोलेंगे, यानी कितनी बार कोई चीज़ रिपीट हो रहा है उसे क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इस तरीके से भी हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है तो हम इसी तरीके से डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ देखिए दे रखा है एग्जाम्पल ऑफ रो, एग्जाम्पल रो मार्क्स, मार्क्स दे रखा है स्टूडेंट का 12, 25, 45, 45, 45, 67, 67, 89। इसमें देखिए 12 एक बार ही आया है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1। इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। 25 कितनी बार आया है, 25 भी एक ही बार आया तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1। 45 कितनी बार आया है, 45 तीन बार आया तो 45 कितने बार का हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा इसका, 3। 67 कितने बार आया है, दो बार आया तो 67 का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 2। और 89 कितने बार आया है, एक बार, तो 89 का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कोई भी डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से भी हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं। इसमें देखिए अब आसानी से समझ में आ रहा है कि 45 मार्क्स कितने बच्चों को आए हैं, 3 बच्चों के आए हैं। 12 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, एक बच्चों के आए हैं। 89 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, एक बच्चे के आए हैं।
इससे क्या पता चल रहा है, हमें देखते ही पता चल जा रहा है सबसे टॉप में कौन हो गया ये, फिर 89 मार्क्स वाला हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। इसलिए हम डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी अरेंज कर सकते हैं। दिस मीन्स 45 मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाई 3 स्टूडेंट। अब इसका मतलब क्या है, देखिए 3 स्टूडेंट्स के द्वारा 45 मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेक्स लार्ज डेटा सिंपल एंड इजी टू एनालाइज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, बहुत लार्ज डेटा को भी हम बहुत आसानी से एनालाइज कर सकते हैं और इजी समझ भी सकते हैं, इजीली समझ भी सकते हैं एंड बहुत आसानी से इसे एनालाइज भी कर सकते हैं। इसलिए हम डेटा को क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अरेंज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा क्लासिफिकेशन, अब ये क्या है, देखिए डेटा को एक और तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, क्लासीफाई करके। क्लासीफाई कैसे करते हैं, देखिए इंटरवल में हम या तो इंटरवल में डेटा को क्लासीफाई करते हैं या एक ग्रुप्स में डेटा को क्लासीफाई कर देते हैं। क्लासीफाई मतलब उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, व्हेन डेटा बिकम्स वेरी लार्ज। अब बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा हो गया तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी यूज नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा बड़े डेटा में काम नहीं आएगा। तो उस समय क्या काम आता है, हम डेटा को ग्रुप्स में बांट सकते हैं, ग्रुप्स में बांट सकते हैं या इंटरवल में बांट सकते हैं ताकि हम सही से समझ सके। तो इसलिए लार्ज डेटा सेट्स को कैसे हम क्लासीफाई करेंगे, डेटा क्लासिफिकेशन के द्वारा, या तो ग्रुप्स में बांट देंगे या क्लास में बांट देंगे या इंटरवल्स में बांट देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर देखा है, मैंने बोला 0 से 20 मार्क्स तक कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो 0 से 20 मार्क्स तक कितने बच्चों के आए हैं, 1 स्टूडेंट के आए हैं। 0 से 20 क्या है, ये एक इंटरवल है। इंटरवल का मतलब 0 से 20, यानी मार्क्स जो है या तो 0 भी हो सकता है या 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, यानी 0 से लेकर 20 मार्क्स तक कितने भी हो सकते हैं। तो ये कितने बच्चों के आए हैं, एक बच्चों के आए हैं। इसी क्या बोलते हैं, हम इंटरवल कहते हैं। तो इस तरीके से भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फिर आगे क्या है, 21 से 40 मार्क्स तक कितने बच्चों के आए हैं, 2 बच्चों के आए हैं। 41 से 60 मार्क्स तक कितने बच्चों के आए हैं, 3 बच्चों के आए हैं। 61 से 80 मार्क्स तक कितने बच्चों के आए हैं, 2 बच्चों के आए हैं। 81 से 100 मार्क्स तक कितने बच्चों के आए हैं, 1 स्टूडेंट्स के आए हैं। तो इस तरीके से डेटा समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। इससे क्या हुआ, हमने क्या किया, इंटरवल में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी 0 से 20 तक 1 बच्चों के, 21 से 40 तक 2 बच्चों के, 41 से 60 तक 3 बच्चों के, 61 से 80 तक 2 बच्चों के, और 81 टू 100 का 1 स्टूडेंट के। तो इस तरीके से डेटा क्या होगा, और भी छोटा हो गया, और भी हमें एनालाइज करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा एंड समझने में भी बहुत ही ज़्यादा ईजी से हम समझ सकते हैं। नाउ वी कैन एनालाइज परफॉर्मेंस क्लियरली। अब हम बहुत क्लियरली परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं। मोस्ट स्टूडेंट फॉल इन द 41 टू 60 रेंज। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कौन से रेंज में कौन से रेंज से बिलोंग कर रहे हैं, 41 से 60 के रेंज में। तो कितने बच्चे हैं ये, 3 स्टूडेंट्स हैं। बाकी सब में क्या है, 1 2 2 1। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने कौन कौन से रेंज में आए हैं, 41 टू 60 के रेंज में आए हैं। तो इससे क्या है, हमें समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। टॉप मार्क्स क्या है, देखिए वेरी फ्यू स्टूडेंट आर इन द टॉप रेंज। टॉप रेंज क्या है, 81 टू 100, जिसमें कितने स्टूडेंट है, सिर्फ 1 स्टूडेंट्स है। अब इससे देखिए बहुत आसानी से पता चलेगा कि सबसे टॉप में कितने स्टूडेंट्स है, सिर्फ एक ही स्टूडेंट है। सबसे टॉप मार्क्स 81 टू 100 में सिर्फ ओनली 1 स्टूडेंट्स है। तो इससे हमें डेटा को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, डेटा को एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए हम डेटा को कैसे क्लासीफाई करते हैं, ग्रुप्स में या क्लासेज में या इंटरवल्स में। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम एक समरी देख लेते हैं। डेटा क्लासिफिकेशन, डेटा बिकम्स मीनिंगफुल ओनली व्हेन इट इज ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्ली। डेटा मीनिंगफुल तभी बनेगा जब हम उसे क्या करेंगे, सही से ऑर्गेनाइज करेंगे। रॉ डेटा अलोन हैज नो वैल्यू बट ऑर्गेनाइज्ड डेटा रिवील्स पैटर्न्स, रिजल्ट्स एंड डिसीजन। रॉ डेटा जो है कहीं पर भी क्या है, कुछ भी लिखा होगा, कहीं पर भी कुछ भी लिख दिया गया है, ये 20 30 45 कहीं पर भी कुछ भी लिख दिया गया, ठीक है, रॉ डेटा। अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसे क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं प्रॉपरली, ताकि हम क्या कर सकें, पैटर्न्स उसका समझ सके, उसका डेटा हमें क्या रिजल्ट दे रहा है वो समझ सके, और उसके द्वारा हम क्या कर सके, बेटर डिसीजन ले सके। इसलिए हमें क्या करना जरूरी है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। रॉ डेटा क्या है, कंफ्यूजिंग होता है, कंफ्यूजिंग यानी हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन ऑर्गेनाइज डेटा क्या हो जाता है, यूजफुल एंड पावरफुल बन जाता है।
द रियल पावर ऑफ डेटा बिगिंस आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग इट। तो हमें डेटा का रियल पावर तभी पता चलेगा जब हम क्या करेंगे, उसे ऑर्गेनाइज कर देंगे, या तो टेबल के फॉर्म में, या फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, या क्लास इंटरवल के फॉर्म में। आई होप आपको डेटा क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।